दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज हम बात करने वाले हैं प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी, ये आपने हिस्ट्री की क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। बहुत से हिस्टोरियंस इस बैटल को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। आज बात करेंगे इसी पर लिखी गई किताब प्लासी के बारे में, जिसे लिखा है सुदीप चक्रवर्ती ने। और ये जो बैटल था ये 23 जून 1757 को हुआ था बिटवीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में, जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। शायद तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इंक्लूडिंग रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ, कि इस बैटल के बाद ब्रिटेन अगले 200 सालों तक इंडिया पर राज करने वाला है। और सिराज ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बैटल को हारने के बाद बहुत से हिस्टोरियंस उसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूजर बुलाने वाले हैं। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री में जो 18th सेंचुरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 100 सालों में यानी 1700 से 1800 के बीच में बहुत कुछ हुआ इंडिया में। इस सेंचुरी के स्टार्ट में ही मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई इन द ईयर 1707। यहाँ से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आज का मैप अगर देखें तो ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुगल एम्पायर के अंडर था, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद से सब रियासतें अलग अलग होने लगी। और औरंगजेब के बारे में आपको अगर और जानना है तो एक मेरा पिछला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, जिसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। इस किताब की अमेजन बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब मैंने पहले भी कहा है कि हिस्ट्री डिपेंड करती है कि हिस्ट्री आपको बता कौन रहा है, और ये बुक बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस को कोट करती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। यू आर एसेंशियली गेटिंग to read many sides of the same story, which is a great reminder that there can be more than one version of history depending on who you listen to. The Black Hole of Calcutta इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी के भी 150 साल पहले से इंडिया में मौजूद थी। स्पाइसेस यानी खाने के मसालों का वो लोग ट्रेड किया करते थे। फिर ये ट्रेड और भी चीज़ों का होने लगा है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स। यहाँ एक नाम का जिक्र करना ज़रूरी है, कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार आज के बंगाल में है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और कासिम बाज़ार में ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी प्रेजेंस थी, क्योंकि यहाँ का सिल्क जो था वो काफ़ी फेमस था और इसी सिल्क का ट्रेड अंग्रेज़ किया करते थे। जैसा मैंने कहा कि ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस ज़माने में मुर्शिदाबाद एक्चुअली कैपिटल हुआ करता था बंगाल सूबे का, और बंगाल के नवाब उस ज़माने में हुआ करते थे अली वर्दी खान। अब उस ज़माने का बंगाल यानी उसमें आप आज के ज़माने का बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, ये सब जोड़ सकते हैं। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कोई रेटिंग तो उस ज़माने में थी नहीं, तो बिजनेस कोई एकदम स्मूथ तो चलता नहीं था उस टाइम पे। और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी भी टैक्स इवेजन जैसी हरकतों में इन्वॉल्व रहती थी। इनफैक्ट इस किताब में एक लेटर है जो उस ज़माने के नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा था अबाउट टैक्स इवेजन। यानी नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी में अनबन तो थी ही, और तो और यहाँ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन उस ज़माने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में ऑपरेट करती थी। ये सब कंपनीज वही टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर गुड्स, इन सब का ट्रेड किया करते थे। और तो और ये तीनों ठहरे कॉलोनियल पावर्स, यानी कहीं ना कहीं इन सब का टारगेट इंडिया को भी एक कॉलोनी बनाने का था। फ्रेंच, डच और इंग्लिश आपस में भी लड़ा करते थे, विद इन यूरोप, आउटसाइड ऑफ यूरोप, हर जगह जहां इन्हें मौका मिले। और ये किसी भी राजा की स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है कि आपके यहाँ 3 बड़े फॉरेन पावर्स मौजूद हैं जिनका आपस में झगड़ा हो। यहाँ बात आती है बैटल ऑफ माइलापोर की इन 1746। माइलापोर यानी आज का जो चेन्नई है, वहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ माइलापोर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। स्पेसिफिकली ये एक नेवी इंगेजमेंट था जिसमें फ्रेंच की जीत हुई। उस ज़माने में नवाब ऑफ एरकॉट या कर्नाटक भी कह सकते हैं, वहाँ के नवाब थे अनवरुद्दीन खान, और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके
फ्रेंच का साथ दिया था इस वॉर में। हालांकि वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ये जब वॉर 1748 में ख़त्म हुआ और 1749 में अनवरुद्दीन खान का असैसिनेशन हो गया। यही बाकी के नवाबों और बादशाहों के लिए एक आई ओपनर था, एक वार्निंग थी कि फ्रेंच और ब्रिटिश के झगड़ों से दूर रहो, वरना आपको आपकी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अनवरुद्दीन खान की डेथ के बाद कर्नाटक रीजन में अनस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं जो पीसफुल पावर ऑफ ट्रांसफर हो जाए, राइट। इनफैक्ट इवन इफ यू कट टू टुडे, प्रेजेंट वर्ल्ड में भी आप पाएंगे कि नॉन डेमोक्रेसीज में ट्रांसफर ऑफ पावर कितना केओटिक होता है। तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान इज अ गुड एग्जाम्पल, राइट। सो जो लोग नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं वो पावर को इजीली ट्रांसफर नहीं करते हैं। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। 1752 के बंगाल में आप अगर वापस जाएं तो वहाँ पर अलीवर्दी खान को भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना था, और उन्होंने ये किया अपने ग्रैंडसन सिराज उद दौला को। अलीवर्दी खान की एज अपोज टू कॉमन प्रैक्टिस ऑफ दैट टाइम एक ही वाइफ थी और 3 बेटियां थी। अलीवर्दी खान एक्चुअली आउटलिव्ड ऑल ऑफ हिज सन इन लॉस, और इस तरह 19 ईयर ओल्ड सिराज उद दौला, जो अलीवर्दी खान का नवासा था, ही बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही बीच था प्लासी के बैटल का, क्योंकि सिराज ने नवाब बनते ही कुछ लोगों को पावरफुल पोजीशन से हटा दिया। इसके 4 साल बाद 1756 में 84 ईयर्स की एज में अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। आई होप यू रिमेंबर बैटल ऑफ प्लासी इसके 1 साल बाद 1757 में हुआ था। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली लेड टू दिस, ये समझने के लिए आपको 3 कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ अलीवर्दी खान की बेटी मेहरुन्निसा बेगम, जिनका एक टाइटल और है घसेटी बेगम। वैसे आई एम श्योर बंगाली में इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा। शी डेंट हैव एनी चिल्ड्रन, बट वो चाहती थी कि सिराज की जगह अपने नेफ्यू शौकत जंग को नवाब बनाया जाना चाहिए, और वो हो नहीं पाया, और सिराज ने नवाब बनके उनकी वेल्थ कॉन्फिस्केट कर दी। तो बेसिकली सिराज ने इनसे पंगा ले लिया था मेहरुन्निसा बेगम से। नंबर 2, उस ज़माने में मनी लेंडर्स, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंस था। मनी लेंडर्स बिजनेसेस को पैसे उधार देते थे और इसी तरह से कमाया करते थे। नॉट जस्ट दैट, ये मनी लेंडर्स बैटल्स को फाइनेंस भी किया करते थे, यूजुअली ये देखकर कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी है, और फिर जिसे इन्होंने फाइनेंस किया अगर वो जीत जाए कोई भी बैटल, तो शाही खजाने में, जीते हुए खजाने में इनका भी हिस्सा फिक्स होता था। तो इन लोगों के नाम के आगे सेठ टाइटल लिखा जाता था। कुछ सेठ सिराज के अगेंस्ट थे, इनमें से सबसे प्रोमिनेंट थे जगत सेठ। कहा जाता है कि सिराज उद दौला ने 30 मिलियन रुपीस जगत सेठ से डिमांड किए थे, जो इन्होंने दिए नहीं थे, और सिराज उद दौला से दुश्मनी मोल ले ली थी। और नंबर 3 है, नाम तो आपने सुना ही होगा, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र वैसे तो सिराज उद दौला की ही आर्मी का कमांडर था, लेकिन बनना उसे नवाब ऑफ बंगाल था, और उसने सिराज को धोखा देकर ब्रिटिश का साथ दिया। तो अब बैक टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चन कि आखिर सिराज और रॉबर्ट क्लाइव में ये जंग हुई क्यों थी, बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली हुआ क्यों। तो सिराज तो अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद में था, वहाँ पर वो मेहरुन्निसा बेगम और जगत सेठ जैसे लोगों से पंगे ले रहा था। इधर ब्रिटिशर्स डोरे डाल रहे थे मीर जाफ़र पे, उसे सपना दिखा रहे थे नवाब बनने का, और जो टैक्स इवेजन वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी वो तो ब्रिटिशर्स कर ही रहे थे। इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स और वॉल्स बनाने लगे। एक तरह से शहर में कुछ एरियाज उन्होंने कब्जा कर लिए और वहाँ पर फोर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर्स वो लोग बनाने लग गए। अब जो सिराज उद दौला है वो बंगाल का नवाब था, और उसके राज में उसकी परमिशन के बिना अगर ब्रिटिशर्स ऐसे ज़मीनें हड़पेंगे तो ये सीधा सीधा सिराज को चैलेंज करने जैसा था। तो फिर सिराज ने तंग आकर ब्रिटिशर्स की कासिम बाज़ार वाली फैक्ट्री लूट ली, और इससे ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स थे, ये सब जो ज़मीन हड़पने वाली बातें थी, ये सब कैलकाटा में बन रहे थे, हो रहे थे। और जून 1756 में सिराज की आर्मी ने मार्च किया कैलकाटा की तरफ। सिराज ने फ्रेंच से हेल्प मांगी, कंसिडरिंग बैटल ऑफ माइलापोर वाली हिस्ट्री जिसकी हमने बात की थी, लेकिन फ्रेंच ने सिराज की मदद नहीं की।
खैर, सिराज की आर्मी को कैलकाटा की तरफ आता देख ब्रिटिश सोल्जर्स ने कैलकाटा के आउटस्कर्ट्स में आगजनी चालू कर दी टू प्रिवेंट सिराजुद्दौला's फोर्सेस फ्रॉम कमिंग इनटू कैलकाटा। लेकिन फिर भी नवाब की आर्मी कैलकाटा के अंदर आई और उनका टारगेट था फोर्ट विलियम। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आउट नंबर थे और वो सब लोग हार मान के फोर्ट विलियम के अंदर घुस गए। ये फोर्ट विलियम उन्हीं डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स में से एक है जिसकी मैं अभी बात आपसे कर रहा था। तो 20 जून को दिन में 4 बजे अंग्रेज़ों ने सरेंडर कर दिया। सिराज की आर्मी जब फोर्ट विलियम के अंदर गई तो उन्होंने कोई कत्लेआम नहीं मचाया, ना ही औरतों को परेशान किया, बल्कि फोर्ट विलियम के अंदर जो पोर्चुगीज और अर्मेनियंस थे दे वेर एक्चुअली अलाउड टू वॉक आउट फ्रीली। और यहाँ से एक दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब ये अंग्रेज, जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे, ये लोग जब बाहर आए तो इन्होंने शराब पी और नशे में कैलकाटा में रहने वाले नेटिव इंडियंस को ये लोग परेशान करने लगे। जब ये बात सिराज तक पहुंची तो उसके बाद जो हुआ उसे द ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहा जाता है। सिराज के ऑर्डर्स पर 146 ब्रिटिशर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रैंक वेयर कॉट एंड दे वेयर क्लोज्ड इन एन 18 स्क्वायर फीट प्रिजन सेल। और तब जून की गर्मी भी थी और बहुत सारे अंग्रेज सफोकेशन से मारे गए। 146 में से सिर्फ 23 ब्रिटिशर्स अगली सुबह जिंदा बचे थे। हालांकि यहाँ बता दूं कि हिस्ट्री की हर मेजर इवेंट की ही तरह इस इवेंट के भी आपको और वर्जन्स मिल जाएंगे। जैसे 146 लोगों को इतने छोटे 18 बाय 15 स्क्वायर फीट के रूम में ये एक्चुअली फिट करना ही फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये ज़रूर हो सकता है कि इस पूरे कैलकाटा के टेक ओवर में जितने भी ब्रिटिशर्स मरे, इन सबको ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ब्लैक होल इंसिडेंट में ही इन सबको काउंट कर लिया। अब 11 जुलाई को सिराज अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद वापस चला गया। इसके बाद सिराज ने चंदन नगर में मौजूद फ्रेंच और चिंसूरा में मौजूद डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वार्निंग भिजवाई। सबसे पहले तो टैक्सेस की चोरी ना की जाए और दूसरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स ना बनाया जाए, ज़मीनों पर कब्जा ना किया जाए। दिस वॉज ऑल्सो टू शो देम दैट सिराज इज द नवाब एंड ही इज इन चार्ज ऑफ बंगाल। इधर ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं थे। हमने जो बैटल ऑफ माइलापोर की बात की थी उसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से एक बड़ा नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कलकत्ता भेजा गया। जाहिर है ब्रिटिशर्स बंगाल में अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। क्लाइव ने भी अपना काम शुरू करने में देर बिल्कुल भी नहीं की। इनफैक्ट सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो पहली बार झड़प हुई उसमें कैजुअल्टीज़ तो दोनों साइड हुई, लेकिन सिराज को ज़्यादा नुकसान हुआ, ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें सिराज की आर्मी को सेवरल किलोमीटर्स विड्रॉ करना पड़ा टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कैलकाटा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये जो एग्रीमेंट था ये फ़ायदेमंद था और रॉबर्ट क्लाइव की ये एक तरह से जीत थी। ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लाइव का कॉन्फिडेंस इसके बाद काफ़ी हाई था और फिर हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को लगा ये मौका है सिराज को रास्ते से कंप्लीटली हटाने का। जनवरी 1757 में एक अफगानी पठान अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सिराज को लगा ये अब्दाली दिल्ली से आगे बंगाल की तरफ ना बढ़ जाए, इसलिए उसने अंग्रेज़ों से मदद मांगी और तो और 1 लाख रुपया हर महीना ऑफर कर दिया ब्रिटिश ट्रूप्स को सिराज का साथ देने के लिए। अगर अब्दाली बंगाल पर हमला करता है तो ब्रिटिशर्स सिराज का साथ दें, सिर्फ ये अरेंजमेंट था। इधर रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रास्ते से हटाना चाहता था और वो ये भी जानता था कि यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश वॉर्स के चलते कहीं फ्रेंच सिराज का साथ ना दे दे। तो कंसिडरिंग सिराज वॉज बिजी थिंकिंग अबाउट अहमद शाह अब्दाली, मार्च 1757 में ब्रिटिशर्स ने चंदन नगर पर हमला करके फ्रेंच टेरिटरी को टेक ओवर कर लिया। वैसे सोचो तो हमारी हिस्ट्री कितनी अजीब है। बंगाल के चंदन नगर में ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है कि सिराज ने इसको लेके कुछ किया नहीं। सिराज ने अपनी आर्मी को मार्चिंग ऑर्डर्स भी दे दिए थे कि वो जाके फ्रेंच की मदद करें, बट उसे खबर मिली कि फ्रेंच एक्चुअली ऑलमोस्ट हार चुके हैं, तो उसने अपनी आर्मी वापस बुला ली। सिराज हारने वाली साइड की मदद नहीं करना चाहता था और कैलकाटा में हारने के बाद ब्रिटिश ताकत का अंदाज़ा सिराज को हो चुका था। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी कहानी में
जगत सेठ की एक बार फिर से। ब्रिटिशर्स एक्चुअली हैड अ रियली गुड रिलेशनशिप विद जगत सेठ। रॉबर्ट क्लाइव ने जगत सेठ को प्रॉमिस किया कि फ्रेंच को हराकर उन्होंने जो कुछ भी दौलत लूटी है वो सब जगत सेठ को दे दी जाएगी अगर जगत सेठ उनका सिराज उद दौला के अगेंस्ट होने वाली जंग में साथ देता है, उन्हें फाइनेंस करता है। तो अब आप सोचो कि अंग्रेज कितने कमाल का दिमाग लगाते थे। एक तरफ साउथ इंडिया में जो राजा अंग्रेज़ों के अंडर थे वो अपना राजकाज चला रहे थे अंग्रेज़ों के अंडर, उनसे वो टैक्स लेते थे। इसके अलावा वो ट्रेड करते थे, तो ये तो उनकी इनकम हो गई, टैक्स लेना, ट्रेड करना। और उनके जो एक्सपेंस थे, जैसे वॉर लड़ने के लिए अगर एक्सपेंस करना है तो जगत सेठ जैसे लोगों को फंसा लिया जाता था जो उनके वॉर फाइनेंस करते थे। और जगत सेठ का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट तो था ही कि अगर सिराज उद दौला हारता है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत शोहरत उसे मिलनी थी। साथ ही साथ जगत सेठ को सिराज की 30 मिलियन रुपीस वाली डिमांड वो भी याद थी। दूसरी तरफ था मीर जाफर, उसे खुद नवाब बनना था और वो भी अंग्रेज़ों के टच में था। हालांकि अभी भी वो सिराज की आर्मी में एक जनरल था, लेकिन ही फेल्ट इग्नोर्ड बाय सिराजुद्दौला। फाइनली बात आती है मेहरुन्निसा बेगम की, जो डायरेक्टली तो बैटल में इन्वॉल्व नहीं थी, पर इनका रोल वॉज मोर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक साइड। इन्होंने सिराजुद्दौला के प्लान्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इनके पास होती थी वो उन्हें लीक किया ताकि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और इनका भी जो पर्सनल इशू था सिराज के अगेंस्ट वो तो था ही, और इसीलिए ये चाहती थी कि ब्रिटिशर्स सिराज को नवाब गद्दी से हटा दें। इस सब का कंक्लूजन था 23 ऑफ जून 1757 को, जो जंग हुई द बैटल ऑफ प्लासी, ऑब्वियसली बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। टू बिगिन विद, सिराज एक्चुअली हैड एन अपर हैंड, लेकिन सिराज के 3 जनरल्स मीर जाफर, यार लातिफ और राय दुर्लभ, ये अपनी अपनी सेना टुकड़ियों के साथ अपनी जगह से हिले ही नहीं। सिराज जान चुका था कि ये तीनों अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव भी कंफ्यूज था कि ये तीनों बैटल ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, ब्रिटिशर्स की मदद क्यों नहीं कर रहे सिराज की सेना के अगेंस्ट। जंग के दौरान सिराजुद्दौला का मोस्ट फियर्स जनरल मीर मदन वॉज अनफॉर्चुनेटली शॉट। द डेथ ऑफ मीर मदन वॉज एक्चुअली इंग्लिश विक्ट्री, क्योंकि ही वॉज द बेस्ट दैट सिराज हैड। सिराज ने मीर जाफर, यार लातिफ और राय दुर्लभ को बहुत से मैसेजेस भिजवाए कि वो बैटल ज्वाइन करें, सिराज का साथ दें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अपनी हार को देख के सिराज 2000 सैनिकों के साथ प्लासी से भागकर मुर्शिदाबाद वापस आ गया। इसके बाद सिराज अपनी बेगम के साथ आधी रात को मुर्शिदाबाद से भाग गया। मीर जाफर वो चालाक था, उसने बैटल इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि बैटल में हवा किस तरफ की है। हालांकि उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स ने उसे प्रॉमिस किया था वो ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस निभाया और मीर जाफर वॉज नेम्ड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद बहुत से ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए सिराज को पकड़ने के लिए, एंड सिराज वॉज फाइनली कॉट। उसे वापस मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर को अब डिसाइड करना था कि सिराज के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जेल कर दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली मीर जाफर ने सिराज का कत्ल करवाया, उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करवाया और एक हाथी पर उसकी डेड बॉडी को पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया दफन करने के पहले। यहाँ आप पाएंगे कि मीर जाफर, जगत सेठ और मेहरुन्निसा बेगम, इन लोगों ने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद का प्रॉफिट देखा, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स देखे। सिराज से अपनी जो पर्सनल दुश्मनी थी उसके चलते इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। जानते तो ये भी नहीं होंगे कि ब्रिटिशर्स इसके बाद पूरे देश पर 200 साल तक राज करने वाले थे। और यही बात ख़त्म होती है इस किताब की। ओवरऑल ये किताब काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री के अलग अलग वर्जन्स भी बताती है, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस बुक अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। इसकी अमेज़न लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो दूसरी किताबों पर बेस्ड और वीडियोस देखने के लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।
फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।